हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उदित महेश्वरी। दोस्तों, ये आज इस चैनल पे हमारा पहला वीडियो है, तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अभी अंबुजा सीमेंट का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस सीमेंट सेक्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली सीमेंट सेक्टर जो है वो एक हाईली केपेक्स ओरिएंटेड सेक्टर है। और दोस्तों, इस सेक्टर का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि इस सेक्टर में अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि आपको जो है अपनी कॉस्ट को ही रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, इस सेक्टर में जो है आप लोग अपनी सेलिंग प्राइस को कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते। ये सेक्टर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है वो साल 1983 में शुरू करी थी मिस्टर नरोत्तम शेख सरिया ने और सुरेश नेवटिया ने। और दोस्तों, साल 2006 के अंदर लाफार्ज होल्किम नाम की कंपनी, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर कंपनी है, उस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट के अंदर 14.8% की स्टेक को बाय किया था INR 21.4 बिलियन के अंदर। और दोस्तों, आज की तारीख में ये जो लाफार्ज होल्किम कंपनी है ये अंबुजा सीमेंट की पेरेंट कंपनी है। और दोस्तों, आज की तारीख में अंबुजा सीमेंट का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 380 बिलियन के आसपास है, और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं अंबुजा सीमेंट के इकोनॉमिक मोड के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकोनॉमिक मोड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक मोड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली इकोनॉमिक मोड जो है वो एक किसी कंपनी के पास में कोई ऐसी एडवांटेज होती है, या यूँ कहूँ कि कोई कोर कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है, जिससे कि वो अपने कंपिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सके, और जिस सेक्टर में वो कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर के अंदर वो मार्केट लीडर बन सके। अब दोस्तों, अंबुजा सीमेंट के केस में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीमेंट है वो एक हाईली डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट नहीं है, और इस सेक्टर में सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वही आपको मार्केट लीडरशिप दिलवा सकती है। और दोस्तों, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो ओवरऑल कॉस्ट का 35% है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ही कवर कर लेती है। और यहाँ पे मार्केट लीडरशिप जो है इस सेक्टर के अंदर सिर्फ स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ही ऑब्टेन करी जा सकती है। और दोस्तों, अंबुजा सीमेंट के केस में आज की तारीख में इसके पास में 29.65 मिलियन टन की सीमेंट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। और दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के पास में 5 सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 8 ग्राइंडिंग यूनिट्स है अक्रॉस द कंट्री। और दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पर कंपनी के पास में 4 टर्मिनल्स है अक्रॉस द कंट्री, और इन टर्मिनल्स की हेल्प से टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली जो इसके सीमेंट के बल्क ऑर्डर रहते हैं उसका कंपनी शिपमेंट कर देती है अपने कस्टमर्स को। और दोस्तों, इसके अलावा आज की तारीख में अंबुजा सीमेंट के पास में 9400 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर और 50,000 से भी ज़्यादा रिटेल वेंडर्स का एक चेन है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं कंपनी के रिसर्च एंड इनोवेटिव साइड में, तो कंपनी के पास में जो है 8 लेबोरेटरीज है आज की तारीख में। और दोस्तों, इसमें से 6 लेबोरेटरीज को नेशनल एक्रेडिटेशन फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। और दोस्तों, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट का जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सीमेंट है ही, इसके अलावा कंपनी ने कुछ और इनोवेटिव प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रखे हैं। उसमें सबसे पहला है अंबुजा रूफ स्पेशल, दूसरा अंबुजा कवच, और तीसरा है दोस्तों अंबुजा कूल वॉल्स। तो आइए हम दोस्तों जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, अंबुजा सीमेंट जो है उसके बेसिकली 3 कस्टमर सेगमेंट है। सबसे पहला है यहाँ पे इंडिविजुअल होम बिल्डर, दूसरा है प्रोफेशनल, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्टर। और दोस्तों, इसके अलावा कंपनी जो है उसने एक कस्टमाइज मिक्स भी बना रखा है कंक्रीट को क्योर करने का, जो कि एक वाटरलेस वे है इस कंक्रीट को क्योर करने का। और दोस्तों, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में, तो दोस्तों लास्ट 10 साल में अगर आप लोग देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू जो है वो 15.3% की CAGR से इंक्रीज हुए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है और नेट इनकम है
वो भी 9.21% के CAGR और 5.78% की CAGR की ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुए हैं। और दोस्तों इन दोनों का CAGR अगर आप देखेंगे तो वो रेवेन्यू की जो ग्रोथ का CAGR है उससे कम है। अब दोस्तों इसका पहला रीजन है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है इंक्रीजिंग कंपटीशन। और दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रही है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है और पॉजिटिव भी रही है। और दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कंपनी ने एक काफ़ी अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करी है। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करें अगर कंपनी की ग्रॉस मार्जिन की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी का इम्प्रूव हुआ है अलॉन्ग विद स्केल एंड इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस। इससे दोस्तों हम लोग को ये पता चलता है कि जो कंपनी है उसने अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई उसको सक्सेसफुली अपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा अगर आप बाकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखेंगे तो उसमें एक स्टडी डिक्लाइन कंपनी ने फेस किया है। अब दोस्तों इसका पहला रीजन रहा है कंपनी का इंक्रीजिंग इंटरेस्ट पेमेंट और दूसरा इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी की जो नेट इनकम मार्जिन है उसने एक अच्छी खासी रिकवरी करी है अलॉन्ग विद केपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर हम देखें तो। और दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडरेट जो ग्रोथ है वो अचीव करी है। और अगर अब मैं बात करूँ इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज के बारे में तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। और दोस्तों इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसने भी ग्रोथ देखी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दोस्तों अगर मैं ओवरऑल कैश फ्लोज की बात करूं तो वो भी जो कैश फ्लोज है कंपनी के वो भी काफ़ी स्टेबल रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें इस कंपनी के एफिशिएंसी रेशियोज की, तो दोस्तों इस कंपनी के जो एफिशिएंसी रेशियोज हैं जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो दोस्तों साल 2015 के अंदर जो कैश कन्वर्जन की साइकिल थी वो 100 डेज पर थी जैसे कि आप देख सकते हैं, और वो साल 2019 में रिड्यूस होके 8 डेज पर आ गई है। अब दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट किसी को बेचा तो उस प्रोडक्ट का जो पैसा रिकवर करने में आपको जितने दिन लगते हैं वो होता है आपका कैश कन्वर्जन साइकिल। तो देखें आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कैश कन्वर्जन साइकिल काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है और इम्प्रूव भी किया है साल 2019 में एज कम्पेयर टू 2015। और सिमिलरली दोस्तों अगर आप कंपनी के इन्वेंट्री डेज भी देखेंगे तो वो भी 629.33 से रिड्यूस होके 162.86 डेज पर आ गए हैं। अब दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, तो दोस्तों कंपनी ने अभी रिसेंटली डिक्लाइनिंग वैल्यूएशंस को शो करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने इस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है उसको लो मल्टीपल पे प्राइस करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसका पहला रीजन है कंपनी की स्लो ग्रोथ, और दूसरा रीजन है जो ये सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, और वो दिक्कत है प्राइसिंग पावर जो कि रिड्यूस हो गई है इस पूरे सेक्टर की ही। और दोस्तों इसके अलावा जो इंक्रीजिंग कंपटीशन है वो भी एक रीजन रहा है इस शेयर की प्राइस के रिड्यूस होने का। और दोस्तों इस शेयर की जो प्राइस है उसमें मेरे को नियर टर्म में भी कोई सिग्निफिकेंट प्राइस एप्रिसिएशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से सिर्फ इस कंपनी ने नहीं पूरे इंडस्ट्री ने, जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसने जो सीमेंट का कंजम्पशन है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल को फेस किया है, या मैं यूं कहूं कि एक हॉल्ट ही आ गया था सीमेंट के कंजम्पशन में। अब दोस्तों जो इस कंपनी के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे वो तो रुक ही गए थे, इसके अलावा जो रिटेल का सीमेंट का कंजम्पशन हो रहा था उसमें भी एक हॉल्ट आ गया था, एक शार्प डिक्लाइन आ गया था। और दोस्तों इनकी रिकवरी मुझे फाइनेंशियल ईयर 2021 से पहले होते हुए नहीं दिख रही है। और दोस्तों इसके अलावा मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है, और गवर्नमेंट ने जो भी रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं उसकी वजह से रूरल की जो डिमांड है रूरल एरियाज की उसमें एक ग्रोथ जनरेट हो जाएगी,
ऐसा कंपनी को लगता है, और जो भी इसके कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे थे वो वापस ऑन ट्रैक आ जाएंगे, ऐसा इस कंपनी को लगता है। और कंपनी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से डिमांड जनरेट होगी, इसका एडवांटेज ले लेगी। अब दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के लिए गुड न्यूज़ ये है यहाँ पे कि कंपनी का एक एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट चल रहा था मारवाड़ राजस्थान के अंदर, जो कि ऑन ट्रैक चल रहा है, ऑन टाइम चल रहा है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट करके चलती है कि वो नेक्स्ट ईयर तक इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर देगी। अब दोस्तों, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कंपनी ऐसा इन केस किसी भी रीजंस की वजह से नहीं कर पाती है, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी को एक तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और दूसरा कंपनी अभी जो रिसेंटली एक प्रॉब्लम फेस कर रही है वो है सीरियस ओवर कैपेसिटी की। क्योंकि दोस्तों अभी जो कंपनी की ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं या जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो 100% जो है प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपने सीमेंट के प्रोडक्ट्स को या फिर दूसरे प्रोडक्ट को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी की एक और अच्छी गुड न्यूज़ अगर मैं आपको देना चाहूं, तो वो ये है कि कंपनी के पास में भी सफिशिएंट कैश रिजर्व है। इससे सबसे पहले तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर लेगी नियर टर्म के अंदर, और दूसरा दोस्तों कंपनी को कोई एडिशनल फंड रेजिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल है और आने वाले टाइम में भी रहेगी, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा अंबुजा सीमेंट पे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आप ऐसा ही सेम कौन से शेयर के बारे में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।